और फिर मैं आपका अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं बीटेक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना। कौन सा सब्जेक्ट है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, जिसका जो है सब्जेक्ट कोड है BCS 601, जिसमें हमारी यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन यूनिट की बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा सा पढ़ रखा है। अब हम लोग आज बात करेंगे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स की, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या होती है, और सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। इन चीज़ों की हम लोग आज बात करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी पहली साइड। चलते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो जो है इसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है उसके 3 कंपोनेंट हैं। वन इज़ प्रोग्राम, अदर वन इज़ डॉक्यूमेंटेशन एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। ये क्या है? प्रोग्राम क्या है? एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमें कंप्यूटर बताता है कि कंप्यूटर आखिर क्या कर सकता है या क्या करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम के अबाउट में हमने एक डिटेल दी। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द प्रोडक्ट कंटेंट इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। मतलब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डॉक्यूमेंट टाइप का बताते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग उसमें उसके अबाउट में क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे या क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी हैं, उन चीज़ों की पुष्टि करते हैं, यानी कि उसके बारे में लिखते हैं। एज अ कमेंट यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे ऑपरेटिंग प्रोसीजर आखिर क्या होता है, हमने बात की थी ऑपरेटिंग प्रोसीजर की। तो ये क्या है? सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं कि मतलब पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद सपोज़ आप चाय बनाते हो तो सबसे पहले क्या डालते हो? पानी को उबालते हो, बॉईल करते हो, उसके बाद आप उसमें मिल्क डालते हो, फिर शुगर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, और फिर उसको थोड़ी देर पकाते रहते हो। तो क्या स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने एक प्रोसीजर फॉलो किया है ना। तो वैसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन compiled by an organization to help workers carry out complex routine operation। मतलब एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रूटीन होता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तभी ना एक टास्क अचीव कर पाएंगे हम लोग। तो इसलिए हम लोग जो है ऑपरेटिंग प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, और ये एक मेन कंपोनेंट हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर का। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होती है। तो सबसे पहले तो एक वर्ड आया इंटेंजिबल। इट इज़ इंटेंजिबल, मतलब इसका मतलब क्या है कि इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग ना ही देख सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। टच करने का क्या मतलब है कि छू नहीं सकते हैं इस चीज़ को। एक नया पॉइंट की हम लोग बात करेंगे अब, है ना। नया पॉइंट हमारा क्या है? इट इज़ नॉन पेरिसेबल। अब नॉन पेरिसेबल का मतलब क्या है कि ये डिग्रेड नहीं हो सकता है टाइम के साथ साथ। जैसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है भाई, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ये एक डिजिटल इमेज जैसे होती है कि वो कभी डिग्रेड नहीं होती है, वैसा ही ये भी है, ये कभी डिग्रेड नहीं हो सकता है टाइम के साथ साथ। अब थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ ईजी टू रेप्लिकेट। अब कहेंगे सर रेप्लिकेट का मतलब पता होगा, आई नो, लेकिन फिर भी बता देते हैं। रेप्लिकेट का मतलब होता है इसको कॉपी कर सकते हैं या आसानी से दूसरे लोगों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इंटर रिलेटेड पार्ट्स और फ्यूचर होते हैं इसमें। तो मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिज़ाइन किया जाता है, ठीक। अलग अलग पार्ट्स में, लाइक आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, है ना, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं भाई। कोई उस HTML का यूज़ करके उस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है, कोई उस पर CSS अप्लाई कर रहा होता है, कोई होता है जो दोनों को लिंक कर रहा हो। तो अलग अलग पार्ट्स बने होते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मॉडिफाई करना उससे भी, स्पेशली फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को, ठीक है। ये केवल उनके थ्रू ही इसको मॉडिफाई इजली किया जा सकता है जिन्होंने इसको खुद बनाया हो, या ऐसे नॉर्मल पर्सन तो बहुत ही मुश्किल है कि वो इसको अपडेट कर पाए या मॉडिफाई कर पाए। इट कैन बी अफेक्टेड बाई चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये अगर जैसे कि किसी जो है किसी पर्सन ने आपसे बोला कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं, उसने कुछ चीज़ें बताई आपको कि ये चीज़ें हमको चाहिए सॉफ्टवेयर में, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, फिर क्या, फिर उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, सर ये नहीं ये चाहिए। तो हम लोग
अगर उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करे। ठीक है, आगे देखते हैं। मीनिंग मे बी नीड टू बी अपडेटेड और मॉडिफाइड एज द नीड्स ऑफ यूज़र चेंज। मतलब जो मैंने कहा कि अगर उसने कहा कि ये नहीं, हमें ये चाहिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अफेक्टेड हो जाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट कैन बी इम्पैक्ट बाई बग्स। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम बनाएं और वो ख़राब ना हो, तो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें कमियाँ थोड़ी सी कम है, बग्स वगैरह ना आए या कोई दूसरे इशूज़ ना आए। ठीक है, वहीं पर इसका मीनिंग देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। मे नीड टू बी टेस्टेड एंड डिबग्ड टू इंश्योर इट वर्क एज इंटेंडेड। वही चीज़ जो मैंने बताया अभी उसके बारे में था। फिर देखते हैं, वहाँ तक तो हम लोग की सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस। देखो, नॉर्मली क्राइसिस का मतलब मैं आपको बता दूँ कि कहीं पर प्रॉब्लम आने लगना अचानक से। अब ज़रूरी है कि वो सिस्टम में ही आए, लाइफ में भी आती रहती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो टर्म है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। कौन सा? सॉफ्टवेयर क्राइसिस कब आया? तो इसका मतलब क्या है, टू द न्यूमरस चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 1960 एंड 1970। मतलब 1960 और 1970 के बीच में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत सारे जो है चैलेंजेस आए, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ जो हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ी। कौन कौन सी, कैसी जो है प्रॉब्लम्स आई या कौन कौन से चैलेंजेस आए, उसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज़ अ टर्म यूज्ड टू कंप्यूटर साइंस फॉर द डिफ़िकल्टीज ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द रिक्वायर्ड टाइम। इसमें सबसे पहले क्या था कि सपोज़ एक यूज़र है या कोई पर्सन है जिसने जो है एक प्रोग्राम की मांग की। ठीक है, उसने कहा कि हमें ये प्रोग्राम चाहिए और मैं एज अ डेवलपर या आप एज अ डेवलपर, आपने बोला कि इतनी कॉस्ट लगेगी और इतने टाइम में हम आपको दे देंगे। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था कि आप एज अ डेवलपर वर्क कर रहे हो और आप उस जो भी आपने वो टाइम लिया है, आप उस टाइम पर उसको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, वहाँ पर जो है लिखने में, आपको प्रोग्राम करने में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम आई है ना। तो यही यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है। फिर क्या है, द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वॉज ड्यू टू यूजिंग द सेम workforce, same methods and same tools even through rapidly increasing software demand। देखो, जैसे जैसे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही थी, तो आप लोग को सेम टूल का यूज़ करना पड़ रहा था, है ना, सेम चीज़ों का यूज़ करना पड़ रहा था। लेकिन सपोज़ अलग अलग पार्ट बनाना पड़े, जैसे मैंने कोई पार्ट बनाया, उस चीज़ की नीड आपको भी है और आप भी सेम प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, तो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ें आपको भी लिखनी पड़ रही थी। तो चीज़ें रिपीट हो रही थी और सॉफ्टवेयर की नीड तो वैसे भी डिमांड बढ़ती जा रही थी, तो इस वजह से भी वहाँ पर टाइम थोड़ा सा ख़राब हो रहा था। ठीक, फिर क्या है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस। ठीक, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। फिर क्या है, विद द इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, तो हर कोई हर जगह पर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हर कोई चाहता है कि इजी तरीके से बन जाए। लेकिन अगर इजी तरीके, फ्रंट में अगर इजीनेस दिखानी है, तो बैक एंड में हम लोग को क्या, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स अक्रॉस बिकॉज एग्जिस्टिंग मैथड्स वर इनसफिशिएंट। मतलब जो भी उनके पास उस टाइम मेथड हुआ करते थे उसको बनाने के लिए, वो थोड़े से इनसफिशिएंट थे, सफिशिएंट नहीं हो पा रहे थे, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हो रही थी। अगर उसको इजी बनाना तो और भी ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत पड़ रही थी हमें, और उस टाइम थोड़े उससे कम टूल्स हुआ करते थे। ठीक, सपोज़ एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज़ वी यूज़ द सेम वर्क फोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स। हम लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, सेम मेथड यूज़ कर लिया, सेम वर्क फोर्स यूज़ कर लिया, सेम टूल्स। आफ्टर द फास्ट इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर डिमांड, जैसे 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 कि आपने कोई कहा, किसी और ने कहा, मैं किसी और का बना रहा हूँ, फिर आपने कहा हमें भेज, तो हमने वही सारी चीज़ें यूज़ कर ली आपके में। ठीक, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई और सॉफ्टवेयर चैलेंजेस आ गए, इन सब चीज़ों को करने में आती हैं, जायज़। अब सेम नीड है, हमने बनाया, आपने कहा चेंज कर दूँ, अब मुझे तो उतना ही टाइम है ना, तो भाई मैंने वो टाइम बताया कि हम उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो चीज़ यूज़ कर लेंगे। लेकिन आपने कहा चेंज करना है, तो हमको वहाँ पर चेंज करने के लिए टाइम चाहिए होता है एज अ डेवलपर, है ना। तो ये तो चैलेंजेस आए। फिर क्या है,
इन दैट केस, एक किसी केस में बात करते हैं, देयर अराइज सम इशूज लाइक सॉफ्टवेयर बजट। हमने कहा कि आपका सॉफ्टवेयर इतने में बन जाएगा, जो जो चीज़ें आपने रिक्वायरमेंट की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद आपने कहा ये नहीं, हमें ये चाहिए। अब वहाँ पर बजट जो है गड़बड़ आ गया। हमने तो सोचा था इतनी चीज़ें यूज़ करेंगे, बन गया हमारा सॉफ्टवेयर, लेकिन आपने कहा हमें ये नहीं, ये रिक्वायरमेंट है। अब वहाँ पर हमारा बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो या तो हम पर्सन से कहें हमें और ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो ऐसा तो वो नहीं करेगा, वो कहेगा सर हमने आपको ऐसा कहा था। तो ये सारी चीज़ें जो बजट प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी फिर वहाँ पर ख़राब होने लगती, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ जाती है, और डिलीवरी प्रॉब्लम्स ही आ जाती है। टाइम, मतलब टाइम वाला यहाँ पर प्रॉब्लम आ जा रहा है। दिस कंडीशन कॉल्ड सॉफ्टवेयर क्राइसिस। एक बार ये पूरा फिर से आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम हम लोगों ने दे रखा है, ठीक है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ रही थी तब भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस हुई थी। जब डिमांड बढ़ रही है तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे एज अ डेवलपर उतने सॉफ्टवेयर, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी क्योंकि हर मार्केट में कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो हर किसी को अच्छा चाहिए हो रहा था। कुछ बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे बजट वाला, जैसे यहाँ पर मैंने ये दिखाया कि सॉफ्टवेयर बजट प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आ रही थी, चैलेंज आ रहे थे। सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स यूज़ कर रहे थे, सेम टूल्स की वजह से, ठीक है। अलग अलग डिमांड, लेकिन सेम टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब सॉफ्टवेयर क्राइसिस के कुछ रीजंस की बात करेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ रीजंस नीचे दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वॉज एज एक्सपेंसिव एंड डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, मतलब कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक। फिर क्या है, एट द टाइम प्रोजेक्ट, टाइम वाला इशू आ रहा था कि हम लोग जितना भी टाइम मांग रहे थे उससे ओवर टाइम लग जा रहा था किसी प्रोजेक्ट को बनाने में। और फिर क्या है, एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वॉज वेरी इनएफिशिएंट, मतलब कि जो भी टाइम के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो है इनएफिशिएंट हो रहा था, ठीक। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वॉज लो क्वालिटी, जाहिर सी बात है किसी चीज़ को जल्दबाजी में बनाओगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ लो क्वालिटी हो रही थी, अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। फिर क्या था, सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट, उसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट्स नहीं कंप्लीट हो पा रही थी। द एवरेज सॉफ्टवेयर वाज प्रोजेक्ट ओवर शूट इट्स शेड्यूल बाय हाफ, ठीक है। और फिर क्या है, एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर्ड, मतलब जिस टाइम पे उसको डिलीवर करना है उस टाइम पे उस हम लोग जो है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्स थे हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। चैलेंजिंग टू अल्टर, यानी डिबग एंड इन्हेंस, जो भी उसमें डिबग्स आ रहे थे उनको हम लोग दूर नहीं कर पा रहे थे, वो बढ़ते ही जा रहे थे, चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस को। द सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज़ हार्डर टू चेंज, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी, बहुत हार्ड हो रहा था उसको जो है चेंज करना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे सॉफ्टवेयर की क्राइसिस में। तो सबसे पहले तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। हम लोग को जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हम लोग को एक अच्छी टीम चाहिए होगी। जब वो मैनेजमेंट ही हम लोग का ख़राब है, एक अच्छा हेड या कोच ही हमारा नहीं सही है, तो हमारी टीम कैसे वर्क ठीक से करेगी, पहली बात तो ये। फिर क्या है, लॉक एडुकेट ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हर किसी के पास उस टाइम इतना अच्छा ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा था। लेस स्किल प्रोजेक्ट मेंबर, मतलब क्या है कि सपोज़ हम लोग कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें तो उसमें एक स्किल्ड प्रोजेक्ट मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो पहले से वर्क कर रखी हूँ, ठीक है, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, फिर क्या है, अभी इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस से कैसे हम लोग बच सकते हैं, क्या सॉल्यूशन। रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर बजट, मतलब पहले ही हम लोग जो है बजट को या तो बढ़ा के बता दें, या तो जितना बजट बनाएं उससे कम में कोशिश करें कि और कितना हम कम में उसको बना सकते हैं हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई, हम लोग को जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस अगर से बचना है तो हम लोग को सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बढ़ानी होगी, कम टाइम में कंप्लीट करना होगा। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है उसको अगर हमने 1 महीना बोला है तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम उस प्रोजेक्ट को 25 दिन में ही कंप्लीट कर पाएँ, ताकि जो 5 दिन बचे हैं उसमें हम लोग और भी उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ।
एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब क्या है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, अगर हमारे टीम में 5 या 6 या 7 मेंबर हैं, तो उसमें से मिनिमम एक मेंबर ऐसा हो जो पहले से उस तरह के प्रोजेक्ट बना चुका हो, काफ़ी सारे, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, या अगर सारे ही मेंबर एक्सपीरियंस हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर क्या है, सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड। मतलब सॉफ्टवेयर को आसानी से हम लोग डिलीवर कर पाएँ, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स। सॉफ्टवेयर में क्या है, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, इस तरह से जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस से सॉल्यूशन मिल सकता है हम लोगों को। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल पर फिर से विजिट करना यार, वीडियो अच्छी लगेगी। नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि नई आने वाली वीडियोस जल्दी ही आपको मिलें। थैंक यू।